नमस्कार बच्चों। अभी तक हमने कला के तत्व पढ़े हैं जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में काम आते हैं, आंतरिक सज्जा में काम आते हैं। एक्चुअली में कला के सिद्धांतों को हम कला के सिद्धांत के अनुसार हम उनका उपयोग करते हैं और कला के जो सिद्धांत हैं वो हमारे जीवन में एक आनंद की अभिव्यक्ति करते हैं। कला के माध्यम से ही हम अपने अंदर छिपी हुई भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कोई भी चित्रकला, मूर्तिकला, वस्त्रकला जो भी है, कोई बना रहा है चित्र यदि, तो वो अपने अंदर की भावना को ही उसके अंदर बताता है। तो सिद्धांतों के ऊपर बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जब हम कला के सिद्धांत जो हैं वो कलात्मकता में, गृह सज्जा में और सौंदर्य बोध, आकर्षण में उत्पन्न होते हैं और इन्हीं कला के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए हम कला के तत्वों का उपयोग करते हैं। कला के सिद्धांत जो हैं वो निम्नलिखित हैं: अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता, दबाव, या हम उसको दबाव को बल भी कह सकते हैं। पहला हम पढ़ेंगे अनुपात। अनुपात का अर्थ जो है वो ये सीधा सा है कि किसी दो चीज़ों के बीच में जो संबंध है, वो संबंध है उसमें अनुपात हो, तो इसको संबंधों का नियम भी हम कहते हैं। क्योंकि किसी भी आकार, आकृति, बनावट, रंग, प्रकाश, नमूने सब में जो होता है वो जितने भी जो कला के जो ये तत्व हैं इनके अंदर आपस में संबंध स्थापित होना चाहिए। तभी कमरे की जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनके अंदर उनका उचित आकार होना चाहिए, तभी चीज़ सुंदर उभर करके आती है। ये कमरा बहुत छोटा है और हम बहुत बड़े अगर उसके अंदर सोफे रख देंगे तो अनुपात नहीं होगा और चीज़ बड़े सोफे जो हैं वो उसके अंदर ख़राब लगने लगेंगे कि सिर्फ हमने रख दिए हैं, किसी भी प्रकार की डिज़ाइनिंग नहीं की है। तो रेखा, आकार, बनावट, आकृति, नमूना, रंग, इन सब के अंदर एक अनुपात होना चाहिए। गृह सज्जा करते समय जब हम देखते हैं कि प्रकृति के अंदर भी हम देखते हैं कि अपने आप ही जो कला के जो सिद्धांत हैं वो सारी अपनी चीज़ों में उभर करके नज़र आने लगते हैं। पेड़ पौधे, पशु, फल, नदी, तालाब, सभी में एक अनुपात दिखाई देता है। जैसे एक चिड़िया बनाई है भगवान ने, तो उसकी अगर छोटा साइज़ है तो उसकी चोंच भी छोटी है, उसकी पूँछ भी छोटी है, उसके अंदर कलर भी एक समान टिन शेड के भरे गए हैं, तो तभी वो चीज़ें रोचक और आकर्षक दिखाई देती हैं। यदि कहीं भी आकार, आकृति, रंग, बनावट में अनुपात नहीं होता है, छोटे बड़े हो जाते हैं, तो वो सुंदर नहीं दिखाई देता है। तो अनुपात से आशय है कि माप और क्षेत्र एक दूसरे से या संपूर्ण रूप से संबंधित हों। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि छोटे कमरे के अंदर बहुत बड़े भारी सोफे नहीं लगाने चाहिए, बहुत छोटे कमरे के अंदर ऊंचा पलंग नहीं होना चाहिए, बड़ी अलमारी नहीं रख देनी चाहिए। तो इस प्रकार से अनुपात होना चाहिए। या एक छोटी दीवार की तरफ बड़ा सोफ़ा नहीं रखना चाहिए, बड़ी दीवार के ऊपर ही बड़ा सोफ़ा रखना चाहिए। या बड़े कक्ष की सज्जा हमेशा हमें चटक रंगों से ही करनी चाहिए। छोटे कमरों की हमें चटक रंगों से सज्जा नहीं करनी चाहिए। तो यदि हम ये देखें कि छोटे कमरे के अंदर छोटे सोफ़े, थोड़े हल्के कलर, छोटी वस्तुएं सजाई गई हैं तो वो हमें आकर्षक नज़र आएंगी। इसी तरह पुष्प सज्जा करते समय भी यदि हम ध्यान दें तो फूलदान जो है वो फूलदान और फूल के साइज़ में अनुपात होना चाहिए। जैसे लंबे फूलदान के अंदर छोटे डंठल वाले फूल लगा देने पर पुष्प सज्जा आकर्षक और सुंदर नहीं लगेगी। लंबे फूल के अंदर लंबे ही डंडी वाले फ्लावर्स लगाने चाहिए। हालांकि चाहे बहुत बड़े नहीं हों, लेकिन कुछ डंडियाँ उसमें होनी चाहिए। भवन निर्माण करते समय भी खिड़कियाँ और कमरे जो हैं उनमें भी अनुपात होना चाहिए आपस में। कमरा जिस वर्गाकार कमरा है या कैसा कमरा है उसके अनुसार खिड़की और दरवाजे रखने चाहिए। यदि बहुत छोटा कमरा है और बहुत हमने चौड़ी चौड़ी खिड़कियाँ दे दी हैं, बड़ी खिड़की दे दी है, लंबी खिड़की दे दी है, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी चीज़ हम
डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ कर रही हैं, उनके साइज़, उनके आकार, उनके क्षेत्र, उनके रंग के अंदर आपस में अनुपात होना चाहिए। तो अनुपात किन किन चीज़ों में होना हो सकता है? अनुपात में रेखाएं, अनुपात में दूरी, अनुपात में नाप। कि अनुपात में रेखाओं से मतलब है कि गृह सज्जा को आकर्षक और सजीव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि समानुपातिक संतुलित अनुपात रेखाओं के अंदर रखते हैं। जब कोई तब भी कोई वस्तु सही आकार आकृति की ग्रहण होगी जबकि उसकी रेखाओं के अंदर आपस में अनुपात होगा। जैसे खड़ी रेखा से वस्तुएं बड़ी दिखाई पड़ देती हैं जबकि आड़ी से हमें वस्तुएं चौड़ी दिखाई देती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि हम देखें तो हम यदि चौड़ी जगह पर अगर हम आड़ी रेखाओं का उपयोग कर लेंगे तो हमें वो और चौड़ी नज़र आएंगी। इसी प्रकार लंबाई के अंदर हम अगर हमें कोई चीज़ छत ऊंची दिखानी है कमरे की, जैसे फ्लैट्स के अंदर होता है आजकल, बहुत कम होती है छत की ऊंचाई, तो अगर हमें लंबाई दिखानी है वहाँ की तो हम पर्दे में लंबी रेखाओं का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार अनुपात में दूरी, आकर्षक और मनोहारी सज्जा के लिए हमें ज़रूरी है कि अनुपात में दूरी हो। इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि 2 सोफ़ों के बीच में गैप होना चाहिए, 2 चीज़ों के बीच में जगह होनी चाहिए। बहुत छोटे कमरे के अंदर हमें बहुत सारी पेंटिंग्स या बड़ी बड़ी पेंटिंग्स नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो अनुपात में दूरी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अनुपात में नाप, कोई भी सज्जा तभी अच्छी लगेगी जब उसका माप जो है वो भी अनुपात में होगा। माप से आशय है वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उदाहरण, यदि हम किसी दीवान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उचित माप का नहीं होगा तो वो सुंदर नहीं दिखेगा। एक उचित माप का दीवान 4x6 अर्थात 4 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा होता है। यदि इसकी चौड़ाई 5 फीट कर दी जाए तो उसका जो साइज़ है वो दीवान जरा भी शोभा नहीं देगा। तो हमें किसी भी या हम देखेंगे सुंदर भवन इमारत के अंदर हम कह देते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक हमें आँखें देखने को विवश कर रही हैं, इसको हम उस पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि उसकी सभी चीज़ें जो हैं वो आपस में अनुपात में होती हैं। तो इस इमारत की बनावट में सहयोग देने वाली सभी परस्पर एक उचित संतुलित अनुपात में होते हैं। ऐसे खिड़कियाँ, दरवाजे, रंग, बालकनी, पोर्च, बरामदे, सीढ़ियाँ, सब कुछ क्या है एक अनुपात में है और एक दूसरे के साथ साइज़ में जुड़ी हुई हैं। इस कारण से वो वस्तु हमें या वो भवन हमें सुंदर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा आ जाता है संतुलन। संतुलन जो है वो आंतरिक सज्जा में संतुलन का भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह संतुलित भाव को जागृत करता है। अगर हम प्रकृति को देखते हैं तो पेड़ पौधे, नदी, फल फूल सब में आपस में एक संतुलन है और उसी संतुलन के कारण हमें चीज़ें मोहक, आकर्षक, लुभावनी लगती हैं। दिन रात, सर्दी गर्मी, धूप छाँव सभी संतुलित हैं। कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम नहीं होती है। यदि एक भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो हमें ना तो देखने में अच्छा लगता है और वो दुख ही देती हैं, सुख का अनुभव नहीं देती हैं। तो संतुलित चीज़ें होनी चाहिए। गृह सज्जा को सुंदर, आकर्षक, मोहक बनाने के लिए रंग, रूप, आकार, रचना, बनावट सब में संतुलन होना आवश्यक है। अगर हम संतुलन की डेफिनेशन देखें तो संतुलन डिज़ाइन का वो सिद्धांत है जो शांति और संतोष प्रदान हमें करता है। संतुलन से तात्पर्य होता है कि कोई भी चीज़ हमें आराम, विश्राम, शांति में स्थिति में नज़र आ रही है। इसके प्रयोग से कोई भी चीज़ हमें आकर्षक, मनोहारी, सुंदर दिखाई दे रही है, सुख प्रदान कर रही है, आनंद उल्लास प्रदान कर रही है। तो संतुलन जो है वो स्थिरता तथा बल के समान वितरण है जो विश्राम और शांति देता है। संतुलन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन। औपचारिक संतुलन तो होता है जो सम संतुलन हो, व्यवस्थित संतुलन हो कि इतनी नाप करके इतनी ही चीज़ हमने एक साइड रखी है और दूसरी तरफ भी हमने उसके बिल्कुल नाप करके बराबर की चीज़ रखी है। ये तो कहलाता है औपचारिक संतुलन, कि जिसमें किसी वस्तु को एक केंद्र मान लिया जाता है और काल्पनिक और या मध्य रेखा मान लिया जाता है और उसके चारों तरफ हम बिल्कुल समान दूरी, समान माप, समान बनावट, समान भार, आकार,
प्रकार, समान रंग, रूप, आकृति की वस्तुएं सजाकर हम रख देते हैं। लेकिन संतुलन, औपचारिक संतुलन जो होता है वो इतना ज़्यादा आकर्षक या इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता। हाँ ठीक है, सुंदर दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देगा, लेकिन इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा, इतना हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा जितना हमें अनौपचारिक संतुलन करता है। अनौपचारिक संतुलन क्या होता है? ये असममितीय या अव्यवस्थित संतुलन कह सकते हैं हम इसे, कि कोई भी एक मध्य रेखा है या मध्य पॉइंट है, उसके चारों तरफ हम जरूरी नहीं है बिल्कुल समान माप, समान दूरी, समान कलर, समान उसकी वजह से हम इस तरह से चीज़ों को हम सजा कर के रखें कि केंद्र के पास भारी बड़ी वस्तुएं रख करके और उसके बाद छोटी हल्की वस्तुएं रख करके हम उनको सजा सकते हैं। और अनौपचारिक संतुलन के अंदर सुंदरता, सरसता, जीवंतता, आकर्षण, ये सब आता है जो कि औपचारिक संतुलन के अंदर नहीं आता। जब वस्तुएं समान रूप से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं हों, ऐसी स्थिति में इन्हें केंद्र से विभिन्न दूरी पर हम अलग अलग आकर्षक और सुंदरता लाते हुए रख सकते हैं। इसी को हम अनौपचारिक संतुलन कहते हैं। अनौपचारिक संतुलन को समझने के लिए हम एक सीसॉ का खेल जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है कि सीसॉ के खेल में लकड़ी के पट्टे पर दो बराबर भार के बच्चे बैठते हैं और ऊपर से नीचे झूलते हैं। इस खेल में यदि एक बच्चे का भार अधिक है और एक का, ये तो हो गया औपचारिक संतुलन। यदि इसी को ही हम अनौपचारिक बनाएं तो इस खेल के अंदर यदि बच्चे का एक का भार अधिक है और दूसरे का कम, तो वो क्या करता है, अधिक भार वाला बच्चा केंद्र के पास बैठता है और दूसरा अधिक वजन वाला, कम वजन वाला जो बच्चा होता है वो केंद्र से दूर बैठता है और थोड़ा लटक करके बैठता है। यहाँ कम वजन तथा अधिक वजन का संबंध केंद्र से निकटता और दूरी की तरफ है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक संतुलन। जैसे एक उदाहरण के लिए एक शो केस के अंदर के मध्य में कोई सुंदर कलात्मक वस्तु, मान लीजिए हम एक मोर रख देते हैं। यदि उस मोर के दोनों ओर दो रंगीन सजावटी मोमबत्तियां रख दी जाएं, वह औपचारिक संतुलन होगा। लेकिन इस मोर के एक और मोमबत्ती और दूसरी तरफ कोई और छोटी सुंदर कोई भी गुड़िया या मोमबत्ती के समान थोड़ी कोई उसी आकार साइज की कोई चीज़ या तिरछी करके रख दें हम, तो वो क्या कहलाएगा, अनौपचारिक संतुलन। गृह सज्जा के अंदर नवीनता, सरसता, सुंदरता, जीवंतता, अनोखापन, आकर्षण लाने के लिए दोनों प्रकार के संतुलन बहुत ज़रूरी हैं। एक ही प्रकार के संतुलन से निरसता और एकरसता बोरियत होने लग जाती है, इसलिए हमें औपचारिक या अनौपचारिक दोनों प्रकार के संतुलन करने चाहिए। अब कल हम पढ़ेंगे लय। तीसरा है लय जो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।